सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12। बच्चों, पाठ 12 है। पाठ 12 है नृप का महल। नृप का महल, महल, नृप का महल। तो बच्चों, इस पाठ को हमने कल पढ़ा और समझा था, तो चलिए एक बार फिर इसे पढ़कर समझ लेते हैं और इस पाठ के कठिन शब्द को देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, पाठ है नृप का महल। इसमें हमने नृप के महल के बारे में पढ़ा। एक महल था, वह एक नृप का महल था। महल किसका था? नृप का था। नृप उस महल का गृहपति था। वह खूब घृत पीता था। वह खूब क्या पीता था? घृत पीता था। नृप बड़ा कृपण था। महल का बाग वृहद था। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। एक मृग वह तृण खा रहा था। तो चलिए इसके अर्थ को समझ लेते हैं। बच्चों, एक महल था। महल का मतलब आप सभी को पता होगा, वह स्थान या वह जगह जहाँ पे राजा रहता है। तो राजा महल में रहता है। महल बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं और राजा के साथ उसका परिवार और बहुत सारे नौकर चाकर उस महल में रहते हैं। उसके अलावा वह एक नृप का महल था। बच्चों, नृप क्या होता है? नृप का मतलब राजा होता है। राजा, इसलिए हम यहाँ महल की बात कर रहे हैं। राजा ही महल में रहता है। नृप उस महल का गृहपति था। गृहपति का मतलब होता है घर का मालिक या घर का स्वामी। तो जो नृप था, घर का स्वामी था, घर का मालिक था। उसके बाद वह खूब क्या पीता था? घृत पीता था। वह खूब घृत पीता था। नृप बड़ा कृपण था। बच्चों, घृत का मतलब घी होता है। तो जो राजा था वो बहुत घी पीता था और नृप बड़ा कृपण था। कृपण का मतलब कंजूस। कंजूस का मतलब वह इंसान जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता है, अपने लिए भी वो पैसे नहीं खर्च करना चाहता, उसे हम कंजूस कहते हैं, यानी कृपण कहते हैं। महल का बाग वृहद था। महल का बाग कैसा था? वृहद। वृहद का मतलब बहुत बड़ा होता है। महल का बाग बहुत बड़ा था। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। बाग का रखवाला क्या कर रहा था? तृण काट रहा था। एक मृग वह तृण खा रहा था। एक मृग क्या कर रहा था? उस तृण को खा रहा था। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो पाठ है, इस पाठ में हमने एक राजा के बारे में पढ़ा और पढ़ा कि राजा महल में रहता था। राजा महल का स्वामी था, यानी गृहपति था, और वह खूब घी पीता था। वह खूब घी पीता था। उसके बाद नृप बड़ा कृपण था। जो राजा था वो बहुत ही कृपण था। तो बच्चों, कृपण का मतलब कंजूस होता है और महल का बाग वृहद था। वृहद यानी बहुत बड़ा। जो महल का बाग था वो बहुत बड़ा था। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। पिक्चर में भी देख सकते हो, जो बाग का रखवाला था वो तृण यानी घास काट रहा था और एक मृग वह तृण खा रहा था। जो घास रखवाला काट रहा था, उस घास को मृग खा रहा था। इस तरह से पाठ आपने समझ लिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब यहाँ पे चित्रों द्वारा हमने कुछ अभ्यास किया था कल। यहाँ पे जो शब्द हैं उसमें हमें शब्द दिए हैं, लेकिन उसमें मात्रा नहीं लगी है, तो शब्द अधूरा है, यानी अशुद्ध है। तो इस अशुद्ध शब्द को हमें चित्रों को देखकर पहचान करके उसमें मात्रा लगानी है। तो हमें कौन सी मात्रा लगानी है? री की मात्रा लगानी है। तो यहाँ पे बच्चों पहला चित्र है, आप देख सकते हैं। चित्र देखकर नाम लिखो। चित्र देखकर, द पर एक ही मात्रा, देख कर। चित्र देखकर री की मात्रा लगाओ। चित्र देखकर री, क पर बड़ी की मात्रा की, म पर आ की मात्रा मा, त्र पर आ की मात्रा त्रा। मात्रा लगाओ, लगाओ। चित्र देखकर आ की मात्रा लगाओ।
उसके बाद त, एक त और री ड़। अब इसमें घास का चित्र है जिसे हम तृण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे त और ड़ लिखा हुआ है। हम यहाँ पे री की मात्रा लगाएंगे। तो री की मात्रा बच्चों हम कहाँ लगाएंगे? री की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे? री की मात्रा हम त में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम री की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा तृण। तृण का मतलब घास, ये हो जाएगा तृण। तृण का मतलब होता है घास। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा शब्द है गृह, ग, दूसरा चित्र है ग और ह। दूसरा चित्र घर का है। घर मतलब होता है गृह। घर का मतलब होता है गृह। तो यहाँ पे हम ग के नीचे री की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा गृह। यह शब्द भी अशुद्ध था, इसमें हमने मात्रा लगा करके इसको शुद्ध किया, यानी पूरा किया। उसके बाद तीसरा चित्र है बच्चों म और ग, और चित्र बना है मृग का। तो हम यहाँ लिखेंगे म के मृ, म के नीचे री की मात्रा लगाएंगे, लिखेंगे मृग। तो ये हो गया मृग। उसके बाद आखिरी चित्र आप देख सकते हैं, आखिरी चित्र है, चौथा चित्र है न और प यानी नृप का। तो हम यहाँ लिखेंगे न के नीचे री लगाएंगे, ये हो जाएगा री प नृप। तृण, गृह, मृग, नृप, ये शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हमने इसमें मात्रा लगाया। और इनको ये अशुद्ध शब्द थे, यानी कि पूरे शब्द नहीं थे, इनको हमने मात्रा लगा करके शुद्ध किया, मतलब कंप्लीट किया। तो बच्चों इसी के साथ हमने चित्रों को देखा, उसके नाम को पहचाना और इन मात्राओं को हमने पूरा किया। उसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है। आप सभी जानते हो इस पाठ के बाद हमें प्रश्न उत्तर करना होता है। तो अगला अभ्यास है बताओ। बताओ में हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इन प्रश्नों को हम करते हैं। प्रश्न उत्तर। बताओ में हमारे पास है प्रश्न उत्तर। बताओ। बताओ में हमारे पास है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है प्रश्न उत्तर। अब बच्चों प्रश्न 1, पहला प्रश्न है, आप अपने कॉपी बुक में देख सकते हैं, महल का मालिक कौन था। पहला प्रश्न है क महल, प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न क महल, म ह ल, महल, क पर आ की मात्रा का, मालिक, म पर आ की मात्रा मा, ल पर छोटी की मात्रा ली, क, मालिक, क पर औ की मात्रा क, न, कौन, थ पर आ की मात्रा था। महल का मालिक कौन था। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर, उत्तर क। तो बच्चों महल का मालिक कौन था। महल का मालिक कौन, तो बच्चों महल का मालिक कौन था। महल का मालिक कौन था। महल का मालिक नृप था। तो हम क्या लिखेंगे, हम पूरा प्रश्न से ही लिखेंगे। हम लिखेंगे म ह ल, महल, का, क पर आ की मात्रा का, मालिक, म पर आ की मात्रा मा, ल पर छोटी की मात्रा ली, क, मालिक, कौन, कौन की जगह हम लिखेंगे नृप, न पे री की मात्रा री, प, नृप, और थ पर आ की मात्रा था। तो हमें सिर्फ कौन की जगह नृप लिखना है और पूरा भाग प्रश्न से लिखना है। महल का मालिक कौन था। महल का मालिक नृप था। महल का मालिक नृप था। तो ये हमारा उत्तर है। महल का मालिक कौन था। महल का मालिक नृप था। इस तरह से हमने पहला उत्तर लिखा। उसके बाद दूसरा है हमारे पास, दूसरा प्रश्न हम लिखेंगे प्रश्न 2 यानी ख, प्रश्न ख। आप अपने बुक में देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नृप क्या पीता था। न में हमने र उड़ाया, अब री की मात्रा लगाई, री प, क्या, आधा क और या, क्या, प पर बड़ी की मात्रा पी, त पर आ की मात्रा ता, था। नृप क्या पीता था। नृप क्या पीता था। अब बच्चों उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर ख, उत्तर ख। नृप हम नृप लिखेंगे नृप, नृप। क्या की जगह हम लिखेंगे नृप क्या पीता था। बच्चों क्या आप बताएंगे नृप क्या पीता था। नृप क्या पीता था। नृप
घृत पीता था, इसलिए हम क्या की जगह लिखेंगे घ, उसमें री लगाएंगे, तब घृत, प पर बड़ी की मात्रा पी, त पर आ की मात्रा ता, थ पर आ की मात्रा था। घृत पीता था, नृप घृत पीता था। नृप क्या पीता था, नृप घृत पीता था। अब बच्चों इस तरह से हमने सिर्फ एक शब्द का आंसर था और उसे हमने कौन और क्या हटा करके आंसर लिखा है। तो इससे हम गलतियां कम करते हैं। अगर हम थोड़ी सी सावधानी के साथ, थोड़ा समझबूझ के साथ आंसर लिखेंगे तो गलतियां कम करेंगे। तो महल का स्वामी मालिक कौन था? महल का मालिक हमने प्रश्न से लिखा, यहाँ पे कौन की जगह नृप लिखा, थ के जगह था लिखा और क्वेश्चन मार्क की जगह एक पूर्ण विराम लगाया। तो उत्तर हो गया महल का मालिक नृप था। उसके बाद नृप क्या पीता था, नृप क्या की जगह लगाया घृत पीता था और क्वेश्चन मार्क की जगह, प्रश्न चिन्ह की जगह हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया। तो इस तरह से हमने दो प्रश्न किए। महल का मालिक कौन था? महल का मालिक नृप था। नृप क्या पीता था? नृप घृत पीता था। तो ये थे हमारे पहले दो प्रश्न। अब हम करेंगे हमारा अगला प्रश्न। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर। हम कर रहे हैं प्रश्न उत्तर, उत्तर और प्रश्न है हमारा 3। अब बच्चों प्रश्न 3 में हमारे पास है बाघ, ब पर आ की मात्रा बाघ, क पर आ की मात्रा का, र ख वाला, बाघ का रखवाला। बाघ का रखवाला क्या कर रहा था? क्या कर रहा, र पर आ की मात्रा, र ह पर आ की मात्रा रहा, थ पर आ की मात्रा था। बाघ का रखवाला क्या कर रहा था? उत्तर में आप लिखेंगे उत्तर 3, उत्तर 3 में लिखेंगे बाघ का रखवाला क्या की जगह आप लिखेंगे तृण काट रहा था। बाघ का रखवाला क्या कर रहा था? तृण काट रहा था। तो हम यहाँ लिखेंगे बाघ, ब पर आ की मात्रा बा और ग बाघ, क पर आ की मात्रा का, र ख वा, ल पर आ की मात्रा ला, रखवाला क्या की जगह हम लिखेंगे तृण, त के नीचे री लगाएंगे, ड़ तृण काट, क पर आ की मात्रा का, ट रहा था। बाघ का रखवाला क्या कर रहा था? बाघ का रखवाला तृण काट रहा था। तो हमने क्या किया, सिर्फ क्या की जगह तृण काट रहा था लिखा है। हमने काट क्या कर की जगह पे तृण काट लिखा हुआ है, बाकी हमने प्रश्न से लिखा है और चिन्ह, प्रश्न चिन्ह की जगह पे पूर्ण विराम लगाया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में हमारे पास है मृग क्या कर रहा था? म पे री ग, मृग क्या आधा क या क्या कर रहा था। मृग क्या कर रहा था? तो हम लिखेंगे उत्तर में उत्तर 4। मृग क्या कर रहा था बच्चों? मृग क्या कर रहा था? मृग क्या कर रहा था? मृग तृण खा रहा था। तो हम क्या की जगह लिखेंगे मृग तृण, ख पर आ की मात्रा खा, र हा, थ पर आ की मात्रा था। मृग तृण खा रहा था। मृग क्या कर रहा था? मृग तृण खा रहा था। तो इस तरह से बच्चों हमने दूसरा और तीसरा प्रश्न भी कर लिया है। हमारा तीसरा प्रश्न है बाघ का रखवाला क्या कर रहा था? बाघ का रखवाला क्या कर रहा था? बाघ का रखवाला तृण काट रहा था। बाघ का रखवाला तृण काट रहा था। बाघ का रखवाला तृण काट रहा था। और मृग क्या कर रहा था? मृग तृण खा रहा था। मृग तृण खा रहा था। तो इस तरह से बच्चों हमने तीसरा और चौथा प्रश्न भी कर लिया। अब चलिए एक तो हम अपने मन से प्रश्न बनाते हैं। महल का बाग कैसा था? हमारा 5वां प्रश्न है महल का बाग
कैसा था? चैप्टर आपने पढ़ा है, बताइए महल का बाग कैसा था? प्रश्न 5 महल, महल क पर आ की मात्रा का, ब पर आ की मात्रा बाग, बाग कैसा, कैसा, थ पर आ की मात्रा था। महल का बाग कैसा था? महल उत्तर में हम लिखेंगे कैसा था बच्चों? महल का बाग, महल का बाग कैसा था? कैसा की जगह हम उत्तर लिखेंगे, महल का बाग वृहद था, तो हम लिखेंगे महल, म ह ल, महल क पर आ की मात्रा का, ब पर आ की मात्रा बाग, महल का बाग कैसा था? वृहद, वृहद, थ पर आ की मात्रा था, वृहद था। वृहद का मतलब बहुत बड़ा, वृहद का मतलब होता है बहुत बड़ा, वृहद का मतलब बहुत बड़ा, तो हम यहाँ लिखेंगे महल का बाग वृहद था, यानी बहुत बड़ा था। अब बच्चों प्रश्न हो गया। अब हम करते हैं हमारा अगला अभ्यास। जैसा कि आप जानते हैं अगला ये पाठ हमारा बहुत ही छोटा सा है, बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं है, तो चलिए अगला अभ्यास करते हैं। अगले अभ्यास में हमारे पास है शब्द। अब प्रश्न उत्तर आप कॉपी में करेंगे और अगला अभ्यास शब्द बनाओ आप अपने बुक में ही करेंगे। तो चलिए अगला अभ्यास हमारा है शब्द बनाओ। यहाँ पे मात्रा लगा करके हमें शब्द बनाना है, यहाँ पे हमें मात्रा लगा करके शब्द बनाना है। तो चलिए शब्द बनाएं। तो बच्चों अगला अभ्यास हमारा है शब्द बनाओ, शब्द बनाओ, ब न पर आ की मात्रा ना, ओ, शब्द बनाओ। शब्द बनाओ में हमारे पास है पहला है, हमें यहाँ पे क्री दिया हुआ है, क के नीचे री, क्री, और उसके बाद हमें कुछ और वर्ण दिए हैं यहाँ पे, ये कुछ और वर्ण हमें दिए हैं, बीच में लिखते हैं थोड़ा सा, ये है क और ये बना क्री, यहाँ दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है श, षटकोण श पे छोटी की मात्रा, पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण है प पर आ की मात्रा पा, फिर है हमारे पास, फिर है प पर आ की मात्रा पा, प पर आ की मात्रा पा ण, उसके बाद हमारे पास है षटकोण श और क। अब इन वर्णों को मिला करके हम शब्द बनाएंगे। क्री, क्री को मिलाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले क्री को मिलाएंगे किसके साथ? षटकोण श के साथ। तो शब्द बना क के नीचे री की मात्रा और श में छोटी की मात्रा, कृषि, क में री की मात्रा और श में छोटी की मात्रा, ये बना कृषि। उसके बाद है पा, क्री पा, क में हमने री लगाया और श में नहीं, कृपा होगा ना, क्री, और प पर आ की मात्रा पा, ये हो गया कृपा। उसके बाद हमारे पास है कृपाण, क में री की मात्रा, प पर आ की मात्रा और ण, कृपाण। उसके बाद कृषक, कृषक का मतलब क री की मात्रा, षटकोण श और क, कृषक, ये हो गया कृषक। तो बच्चों हमने कुछ नए शब्द बनाए और कुछ हम पहले से भी पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार हम इनको समझते हैं। अब बच्चों किसी भी शब्द के अर्थ को अगर हमें समझना है तो हम उसका वाक्य बनाते हैं, तो हमको वो शब्द ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं उनका हम वाक्य बना करके उनको समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो शब्द है वो है क्री। आप सभी देख रहे हो यहाँ पे जो शब्द दिया है वो है क्री। क्री को हम बाकी के वर्णों के साथ मिला करके नए नए शब्द बनाएंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए बच्चों, तो बच्चों कृषि, क्री और श पे छोटी की मात्रा कृषि, कृषि का मतलब होता है खेती करना। तो कृषक कृषि करता है। यहाँ पे एक और शब्द है कृषक। कृषक कौन होता है? जो
कृषि करता है यानी खेती करता है। तो कृषि का मतलब होती है खेती करना, और कृषक कौन हो जाता है? जो खेती करता है। तो क पे री की मात्रा कृषि, कृषि यानी खेती, और खेती कौन करता है? कृषक। तो खेती करने वाला यानी किसान कृषक हो गया। उसके बाद बच्चों कृपा, कृपा, कृपा यानी दया करना, दया, कृपा यानी दया करना। तो हमें मजबूर या ज़रूरतमंद पर कृपा करनी चाहिए, हमें मजबूर या ज़रूरतमंद पर दया करनी चाहिए। तो जो लोग मजबूर होते हैं, जिनको किसी खाना, कपड़ा, पैसे की मदद की ज़रूरत हो, उनकी हमें मदद करना चाहिए। वो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में नीडी कहते हैं। तो ऐसे लोग जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जिसे हम ज़रूरतमंद कहते हैं, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे कृपा करना, मदद करना यानी कृपा करना, उस पर दया करना। उसके बाद कृपाण, कृपाण मैंने बताया था एक तरह का औजार होता है, और ये थोड़ा छोटा होता है, तलवार टाइप का ही होता है, लेकिन ये छोटा होता है, तलवार से आधे से भी कम साइज का होता है। तो कृपाण एक तरह का औजार होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने बहुत सारे शब्द देखे, 4 शब्द देखे। कृषि मतलब खेती, कृपा, कृपा यानी दया, कृपाण ये एक टूल है या औजार है, वेपन है, और कृषक जो खेती करता है उसको हम कृषक कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ ये कुछ शब्द बनाए। फिर से एक बार देखते हैं। क्री, क के नीचे हमने री। आप सभी जानते हो री की मात्रा हम किसी भी वर्ण के पैरों के पास इस आकार में बना करके लगाते हैं। ये आकार है सी का, ये आकार है सी का। जब इंग्लिश का सी हम लिखते हैं, या हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी का सी जो लेटर लिखते हैं, वैसे ही ये री की मात्रा लगती है। और इसे हम किसी भी वर्ण के नीचे यानी किसी भी अक्षर के नीचे यानी पैरों पे लगाते हैं। तो नीचे वाले हिस्से को हम पैर कह करके आपको समझाते हैं। तो जो किसी भी वर्ण का निचला भाग होता है, वहाँ पे हम गोल आकार में री की मात्रा लगाते हैं। और जिस शब्द के साथ हम री की मात्रा लगाते हैं, उसे जैसे क में लगाया तो ये हो गया क्री, जैसे मैंने क में लगाया तो ये हो गया क में लगाया तो ये हो गया क्री। इसी तरह से बच्चों अब हमने इस क्री और श पे छोटी की मात्रा लगा करके शी, कृषि, इसका मतलब हुआ कृषि। उसके बाद प पर आ की मात्रा पा, कृपा शब्द बना कृपा, कृपाण, कृपाण तो शब्द बना कृपाण, कृषक शब्द बना कृषक। अब कृषि का मतलब खेती होता है, कृपा का मतलब दया करना, कृपाण मतलब टूल, औजार या उसको वेपन कहेंगे हम। कृषक का मतलब जो खेती करता है, जो कृषि करता है, उसे हम कृषक कहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एक अभ्यास। अभी एक और अभ्यास हमारे पास है जिसमें हम और कुछ शब्दों को बनाएंगे। अगला शब्द है म के नीचे री। अगला हमारा वर्ण, शब्द नहीं वर्ण है मृ। अब मृ से हम शब्द बनाएंगे। एक, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बच्चों आप देख सकते हो कि हमारे पास थोड़ा और हम पास कर सकते हैं इसको इस तरह से। तो हमारे पास बच्चों आप देख सकते हैं कि मृ है, मृ के साथ हमारे पास ग है, ग, इसे हम ग कहेंगे। फिर है द पर आ की मात्रा दा, फिर है त और क, तक, फिर है द पर छोटे की मात्रा दु। तो ये वर्ण है जो हमें दिए गए हैं। अब म के साथ इन वर्णों को मिला करके हम शब्द बनाएंगे। अब मृग बना, म के नीचे री लगा के ग बना मृग। उसी तरह से बच्चों मृदा, मृ के नीचे द लगा के मृ की मात्रा लगा के और द की पे आ की मात्रा, हो गया मृदा। उसके बाद हो गया मृतक, म के नीचे त क, मृतक। म के नीचे री लगा करके त और क, मृतक। उसके बाद मृ, द पर छोटे की मात्रा दु, मृदु। तो बच्चों हमने यहाँ पे कुछ शब्द बनाए, हमने यहाँ पे कुछ बच्चों पहला शब्द है मृग, मृग। मृग का मतलब होता है हिरण।
मृग का मतलब होता है हिरण। तो बच्चों मृग मृग, मृग घास खाता है, मृग घास खाता है या मृग तृण खाता है। तृण, मृग का तृण मतलब घास को भी हमने री की मात्रा वाला शब्द उसका दूसरा नाम का प्रयोग किया, मृग तृण खाता है। उसके बाद दूसरा शब्द है मृ, मृदा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। तो बच्चों मिट्टी में पौधे उगते हैं या फिर मिट्टी में हम पौधों को उगाते हैं। तो मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। उसके बाद अगला शब्द हो गया मृतक, मृतक, मृतक का मतलब होता है मरने वाला। आपने सुना होगा कभी कोई एक्सीडेंट होता है या कहीं ऐसा कोई, जैसा भी कोविड की वजह से बहुत सारे लोग मरे, तो जो मरे हैं लोग उनको हम मृतक कहेंगे। और मृतक के परिवार वालों को आपने सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जब हम मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देते हैं या उनकी मदद के रूप में पैसे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में जो मुख्य कमाने वाला था वो चला गया। तो यहाँ पे मृतक का मतलब मरने वाला। और कभी भी ऐसा एक्सीडेंट होता है या ऐसे कोई हादसा होता है तो सरकार उनको मुआवजा देती है, मतलब उनको मदद के लिए कुछ पैसे देती है। तो यहाँ पे मृतक मरने वाला, मरने वाला जो मर गया, ठीक है, तो उसे हम मृतक कहते हैं। उसके बाद मृदु, मृदु का मतलब होता है मधुर या कोमल। मधुर क्या होता है? वाणी होती है मधुर। तो यहाँ मृदु का प्रयोग हम वाणी के लिए कह सकते हैं। कहते हैं ना सॉफ्ट स्पोकन, जो मीठा बोलने वाला होता है, प्यार से बोलने वाला होता है, उसके लिए हम मृदु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों शब्द है मेरी सहेली मृदु भाषी है, मेरी सहेली मीठी की बोली मीठी है या मीठा बोलती है, तो मृदु भाषी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मृदु का मतलब हुआ बोली, और जो कि मधुर हो सकती है, मीठी हो सकती है, और मृदु का मतलब कोमल भी होता है। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे हमने जो भी शब्द बनाए वो सभी हमने पहले भी कुछ पढ़ा था, लगभग सभी हमने पहले भी पढ़ा था, हम पहले भी इन शब्दों को देख चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों यह शब्द थे जिसको हमने बना करके, जोड़ करके शब्द बनाया और शब्द बनाना सीखा। उसके बाद बच्चों ये पाठ हमने खत्म कर लिया है। आखिरी अभ्यास हमारा है वाक्य बनाओ। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि शब्द में जो भी पाठ में शब्द होते हैं उनका हम वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द आज हम लिखेंगे नहीं, आज हम सिर्फ विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला शब्द है महल। महल का हम वाक्य बनाएंगे बच्चों अगले वीडियो में, लेकिन आज हम विचार कर रहे हैं महल। राजा महल में रहता है और राजा का महल बहुत बड़ा होता है और राजा के महल में बहुत सारे सेवक रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। उसके बाद नृप का भी बना सकते हैं। तो नृप महल में रहता है, नृप जनता की भलाई का काम करता है, और नृप किसी भी राज्य का राजा होता है या फिर किसी भी राज्य के लिए बहुत सारे काम करता है। तो इस तरह से आप राजा का भी बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद गृहपति, गृहपति का मतलब स्वामी होता है। तो सब अपने घर के गृहपति होते हैं, सब अपने वस्तु के गृहपति होते हैं। तो यहाँ पे राजा महल का गृहपति था, ये भी वाक्य आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कृपण। राजा बहुत कृपण था, राजा बहुत कृपण था। उसके बाद वृहद, मेरे घर के पास एक वृहद बगीचा है या मेरे घर के का बगीचा बहुत वृहद है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। उसके बाद हमारे पास है तृण। हिरण तृण खाता है, हिरण तृण खाता है। उसके बाद मेरे घर के पास हरे हरे तृण लगे हैं। उसके बाद इसी तरह बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो का समय समाप्त होता है, इसलिए आज हम इसको लिख करके नहीं बनाएंगे। अगले वीडियो में हम
वाक्य बनाएंगे। तो आखिरी अभ्यास है हमारा, जिसको हम बना करके अपने क्लास पर कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, जो भी हमने आज किया उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, और उसके बाद अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आगे के अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।